हेलो स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी की। तो ये आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का ये सेकंड लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे हम लोगों ने कंटिन्यूटी देखा था। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि अगर मान लो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी निकालना होता था तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे मान लो एट एक्स इज इक्वल टू ए पे हम लोग कंटिन्यूटी हम लोग निकाले थे। तो क्या क्या देखे थे कि उस ए पॉइंट पे एल एच एल बराबर होना चाहिए, आर एच एल वो बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। अगर ये तीनों बराबर होता था तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाता था और ये फाइनाइट वैल्यू भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट। तो ये तो था क्या, किसी पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी निकाल रहे थे। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि मान लो कि इस तरह से कोई ग्राफ होगा तो बाउंड्री पॉइंट कौन सा होगा, जो हमारा एंडिंग पॉइंट है ये वाला पॉइंट। यानी इस पॉइंट पे अगर हमें कंटिन्यूटी निकालना पड़े तो हम लोग कैसे निकालेंगे, या इस पॉइंट पे निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे। तो ये दोनों पॉइंट क्या कहलाएगा, बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि ये जो एक्स टू ए हम लोग लिए थे पॉइंट्स, वो किसी इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे लिए थे। यानी कि दो बाउंड्री पॉइंट के बीच का कोई पॉइंट उठाए थे और उस पर हम लोग कंटिन्यूटी देखे थे। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि बाउंड्री पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं, क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए। तो आइए चलते हैं हम लोग कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट के लिए। तो बाउंड्री पॉइंट के लिए कंटिन्यूटी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट, कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट्स। तो कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं। तो जैसे एक ग्राफ के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि मान लो कि कुछ ऐसा कोई फंक्शन है, ले लेते हैं कुछ इस तरह का। मान लो इस तरह का हमने कोई फंक्शन ले लिया। तो इस फंक्शन में हम क्या देखते हैं कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये वाला पार्ट, मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है ए से लेके बी तक, ए से बी तक में कोई फंक्शन दिया हुआ है। तो ए से बी के बीच में जो भी पॉइंट्स होंगे वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट पॉइंट। तो हम लोग इंटरमीडिएट पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ पे, बाउंड्री पॉइंट पे। बाउंड्री पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बात, कंटिन्यूटी निकालने के लिए जो फंक्शन दिया होना चाहिए उस फंक्शन, ये मान लो कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। तो अगर ये कोई फंक्शन है तो हम लोग जब भी कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हमेशा उसके डोमेन में चेक करते हैं, डोमेन से बाहर जाकर चेक नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि हमें चेक करना हो कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल टू ए पे। तो कंटिन्यूटी एट ए पे हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि ए क्या है, एक बाउंड्री पॉइंट है और किसी भी पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एल एच एल निकालते हैं, आर एच एल निकालते हैं और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर हमें एल एच एल, आर एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना हो तो हम क्या करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम ए पॉइंट पे क्या निकालें, एल एच एल। तो एल एच एल का मतलब होता है उस पॉइंट से जस्ट पहले। तो उस पॉइंट से जस्ट पहले अगर ग्राफ एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब डोमेन है, डोमेन में आता है। तो हम क्या देखते हैं, इस ए पॉइंट से जस्ट पहले ग्राफ है ही नहीं। मतलब ये हुआ कि फंक्शन में ए पॉइंट से पहले डोमेन है ही नहीं। पॉइंट ए एक्स इक्वल टू ए से पहले, एक्स इक्वल टू ए से पहले डोमेन है ही नहीं। तो जब डोमेन में नहीं है ये ग्राफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एल एच एल नहीं निकालेंगे, ज़रूरत ही नहीं है। जब वो डोमेन में ही नहीं है तो वहाँ पे हम लोग कंटिन्यूटी क्यों निकालेंगे, वहाँ तो डोमेन है ही नहीं। तो हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होता है, जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना होता है उस पॉइंट पे ग्राफ है या नहीं है। तो ए पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं हाँ ग्राफ है, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू ये आएगा। और ए पॉइंट के जस्ट बाद उसको हम आर एच एल बोलते हैं, यानी कि ए प्लस, यहाँ पे ए प्लस। तो ए प्लस भी हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों क्या आ रहा है, दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि
ये जो y इक्वल टू एफ एक्स है एट x इक्वल टू ए पे ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, जबकि यहाँ पे LHL हम लोग नहीं निकाले हैं, क्योंकि LHL हम लोग निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि LHL डोमेन में है ही नहीं, ए पॉइंट से जस्ट पहले पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अगर इस पॉइंट पे बात करें तो हम लोग इस पॉइंट पे क्या क्या निकाल सकते हैं? तो इस पॉइंट पे हम लोग निकाल सकते हैं, एक तो निकाल सकते हैं बी से जस्ट पहले ग्राफ है, हाँ बिल्कुल है, तो इस पे वैल्यू क्या आएगा? ये आएगा कुछ ऐसा, यहाँ पे आएगा। और एट बी पे एक्स इक्वल टू बी पे भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें बी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना हो तो हम लोग क्या चेक नहीं कर सकते हैं? RHL चेक नहीं कर सकते। बी पॉइंट्स के जस्ट बाद वाले पॉइंट के लिए हम लिमिट नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि बी पॉइंट पे कंटिन्यूटी अगर चेक करना हो तो हम लोग क्या निकालेंगे? LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर ये दोनों बराबर होता है तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। तो ओवरऑल रिजल्ट ये है कि बाउंड्री पॉइंट पे अगर हमें कंटिन्यूटी निकालना हो तो हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि जो बाउंड्री पॉइंट दिया हुआ है वो कौन सा बाउंड्री पॉइंट है, इसको बोलेंगे कौन सा। जैसे अगर हम लोग इस तरह से देखें तो ए पॉइंट जो है वो लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट आएगा और बी जो है वो क्या आएगा? राइट एंड बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा। तो इसी बात को हम यहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में लिख रहे हैं। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इन x बिलोंग्स टू a टू b। कोई फंक्शन दिया हुआ है a से b के इंटरवल पे, a से लेके b तक, जहाँ पे ऑब्वियसली a छोटा होगा b से। ये क्लोज इंटरवल है, a से लेके b तक में y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो a पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? a इज इक्वल टू लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट और b क्या कहलाएगा? राइट एंड बाउंड्री पॉइंट। ए लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट और बी राइट एंड बाउंड्री पॉइंट। तो अब हम ए पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे ए पे? तो ए पॉइंट चूंकि लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट है, तो लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट है, उस पर क्या करेंगे? हम लोग RHL निकालेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a वी हैव टू चेक क्या चेक करेंगे हम लोग? RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ही हम लोग चेक करेंगे। उसी तरह से अगर हम राइट एंड बाउंड्री पॉइंट के लिए देखें तो हम लोगों को क्या चेक करना पड़ेगा? फॉर continuity at x is equal to b we have to check, हमें क्या चेक करना पड़ेगा? चेक LHL is equal to value of the function। तो लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट के लिए सिर्फ हम दो ही चीज़ें देखते हैं, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और राइट एंड बाउंड्री पॉइंट के लिए हम लोग LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखते हैं। अगर ये दोनों लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट के लिए अगर ये दोनों बराबर है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाएगा, और LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर है तो कॉन्टिन्यूस कहलाएगा फॉर द राइट एंड बाउंड्री पॉइंट। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आखिर फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है सो दैट, यानी प्रूफ करना है, सिद्ध करना है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। ये बिल्कुल मैंने सिंपल क्वेश्चन उठाया है जानबूझकर, ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आए कि आखिर यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कहाँ पे? एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो कंटिन्यूटी चेक करना है कहाँ पे?
चेक नहीं करना, प्रूफ करना है। कहाँ पे? एट एक्स इक्वल टू 2। तो कंटिन्यूटी चेक करना हो या प्रूफ करना हो तो किसी पॉइंट पे ही दिया हुआ है, तो हम लोग कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट वाला फॉर्म तरीका लगाएंगे। तो उसमें क्या था कि हमें क्या क्या चेक करना होता है? LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और LHL RHL को हमने मर्ज करके एक और फार्मूला बनाया था। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ये बताया था आप लोगों को कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये तीनों बराबर होता था तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाता था। लेकिन लिमिट में क्या होता है कि जब LHL और RHL बराबर होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो एक और फार्मूला हम लोग बताए थे कि इन दोनों की जगह हम लोग क्या लिखे थे? लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। तो क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जैसे मान लो हम किसी पॉइंट ए पे निकाल लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू ए पे बात कर लेते हैं, तो LHL में क्या था? LHL में था कुछ इस तरह से कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस यहाँ पे एफ एक्स, ये बराबर था। और RHL क्या था? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस यहाँ पे एफ एक्स, और यहाँ क्या था? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए पे, एट एक्स इक्वल टू ए पे। ठीक है, ये था। और इन दोनों के बदले यानी कि LHL और RHL को दोनों को एक साथ हम लिमिटिंग वैल्यू भी बोलते हैं। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंस टू a और यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा LHL है और RHL है, उन दोनों की जगह हम लिमिटिंग वैल्यू भी लिख सकते हैं। लेकिन कब? नॉर्मल क्वेश्चंस में हम लोग जनरली करते हैं। जैसे कि मान लो कि मॉड एक्स आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आ गया, सिग्नम फंक्शन आ गया, डिफाइन फंक्शन है, तो उस केस में हमें LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन करना पड़ता है। और जो सिंपल क्वेश्चन होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, उसमें क्या करता है? इसी फॉर्मूले से हम लोग काम चला लेते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये फंक्शन बहुत ही सिंपल है, साफ साफ दिख रहा है, ये एक पॉलिनोमियल टाइप का है। तो ये सिंपली हम इस फॉर्मूले से हम लोग बना सकते हैं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे? इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। कहाँ पे? एट एक्स इक्वल टू 2 पे, जैसे लिमिट में हम लोग क्या करते थे। और फिर हम लोग क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ पे? एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो आइए इसको बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो गिवन फंक्शन हमारे लिए क्या है? पहला सॉल्यूशन फर्स्ट का कि गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 2 पे। एक्स इक्वल टू 2 पे हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। लिमिटिंग वैल्यू यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू 2, लिमिटिंग वैल्यू कोई 2 माइनस या 2 प्लस हम नहीं निकाल रहे हैं। LHL RHL हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक्स स्क्वायर। और तो ये हो गया लिमिटिंग वैल्यू, ये हो गया लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, ये हो गया लिमिटिंग वैल्यू। अब सॉल्व कर देंगे तो क्या सॉल्व करेंगे? तो लिमिट में ये हम लोग देखते हैं कि पहले लिमिट को हम लोग रख के देखते हैं फंक्शन में, लिमिट को रख के देखेंगे। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है तो वो हमारा आंसर हो जाता है। तो x टेंस टू 2 यानी x की जगह क्या रखेंगे? 2। तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो हम लोग क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर 4 हो जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया? 4। अब हम लोग क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ पे? एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो इसको लिखते कैसे हैं? तो वहाँ पे जब हम लोग कंटिन्यूटी निकालते एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन को एफ ऑफ ए लिखे थे। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या लिखेंगे? एफ ऑफ 2। क्यों? क्योंकि हमें 2 पे चेक करना है कंटिन्यूटी। तो एफ ऑफ 2 कैसे निकालेंगे? तो कहीं ना कहीं हम लोग फंक्शन में जाएंगे और ऐसा नहीं लग रहा एफ की जगह एफ है, एक्स की जगह 2 रख देना है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो इसी बात को हम लोग नीचे लिखेंगे कि हेयर लिमिटिंग वैल्यू यानी कि डायरेक्ट लिख देते हैं इस तरह से, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, और दोनों किसके बराबर आ रहा है? 4 के बराबर आ रहा है, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हेंस एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो ये हो गया प्रूफ।
कि एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सॉल्यूशन सेकंड, तो इसमें क्या है कि गिवन फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है। कहाँ पे प्रूफ करना हमें, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। ये फंक्शन दिया हुआ है एट एक्स इक्वल टू 1 पे, हमें ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखेंगे। लेकिन यहाँ पे LHL RHL करने की ज़रूरत है ही नहीं, कोई मॉडुलस फंक्शन नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, 1/x टाइप का कुछ नहीं है, और तो ये सब चीज़ डिफाइंड फंक्शन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर देंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकाल देंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल देंगे। तो लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकलेगा, लिमिटिंग वैल्यू कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, और यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब लिमिट सॉल्व कर देना है इसका। तो लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लोग फंक्शन में x का वैल्यू रख के देखेंगे। अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1, यानी कि हो जाए टोटल 4 प्लस 4 8। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो ये हमारा आंसर हो गया 8। तो लिमिटिंग वैल्यू आ गया 8। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। कैसे निकालेंगे, तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है। तो हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ 1, ऐसे लिखते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो एफ ऑफ 1 कैसे निकालेंगे हम लोग, एफ की जगह एफ है तो जरूर एक्स की जगह 1 रखना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4, यानी कि कितना आ जाएगा आंसर, 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों इक्वल आ रहा है, दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिखेंगे कि हेयर लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 8। हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो ये भी हो गया रूट। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि पीटी यानी प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, ये लेना, एफ एक्स की जगह ये लेना है व्हेन, कब, जब x का वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है, x डज नॉट इज इक्वल टू 5, और एफ एक्स का वैल्यू 10 लेना है कब, when x इज इक्वल टू 5, जब x 5 होगा तो एफ एक्स का वैल्यू 10 लेना है, और जब x 5 के इक्वल नहीं है तो हमें एफ एक्स का वैल्यू ये लेना है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। तो 5 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इस बात को हमें प्रूफ करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो फिर से हम लोग सोचेंगे कि LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर ज़रूरत हुई तो LHL RHL भी निकालेंगे, अगर नहीं ज़रूरत है तो हम लोग डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले हम सोचते हैं कि निकालना कहाँ पे था, एट एक्स इक्वल टू 5 पे निकालना है। अच्छा, तो 5 पे निकालना है तो यानी कि LHL का मतलब क्या होगा कि 5 से जस्ट छोटा, 5 से जस्ट छोटा है। तो 5 से जस्ट छोटा किस में आएगा, इसमें आएगा या इसमें आएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि x इक्वल टू 5 है तो ये इक्वल टू 5 है, तो 5 से छोटा इसमें तो हो नहीं सकता। तो x डज नॉट इज इक्वल टू 5 है तो जरूर 5 से छोटा रहा होगा। जब x 5 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, या तो x से 5 से छोटा होगा या 5 से बड़ा रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि LHL और RHL दोनों केस में इसी फंक्शन को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इस फंक्शन में ना ही मॉडुलस है, ना ही 1/x टाइप का कुछ है, ना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू से ही काम चल सकता है। तो हम लोग डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू निकाल देते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू कहाँ पर निकालने जा रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट निकालने जा रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे। तो कैसे निकालते हैं, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 5 और यहाँ पे एफ एक्स लिखेंगे। तो एफ एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स टेंस टू 5, एफ एक्स की जगह क्या आएगा, एफ एक्स की जगह ये या ये। तो x टेंस टू 5 का मतलब होता है कि x 5 के इक्वल नहीं है,
या तो 5 से थोड़ा छोटा रहा होगा या जस्ट बड़ा रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 से या तो छोटा या तो बड़ा दोनों इसी में आएगा, यानी एफ एक्स कौन उठेगा, ये वाला। तो हम लोग एफ एक्स क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। अब हम लोग लिमिटिंग वैल्यू इसका निकालेंगे। तो जैसे ही लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम x का वैल्यू रख के देखेंगे। तो x का वैल्यू रखते हैं, x से क्या रखेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 ऊपर आ गया 0, नीचे भी कितना आ जाएगा 5 माइनस 5 0। ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसका मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0/0 फॉर्म में ये है। तो अगर ये 0/0 फॉर्म में है तो अभी तो लिमिट हम इसका निकाल नहीं सकते, लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इस फॉर्म को रिमूव करना होगा, 0/0 फॉर्म नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कुछ फार्मूला वगैरह लगाते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग सकता है। ये 25 लिखा हुआ, तो 25 को समझेंगे क्या लिखा हुआ है, ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर। ये ऐसा लिखा हुआ समझेंगे, लिमिट x टेंस टू 5, और यहाँ पे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5। बेसिकली अगर सिर्फ ऊपर 0 आता, नीचे कोई नंबर आ जाता तो ये ओवरऑल 0 हो जाता। यानी कि दिक्कत हमें नीचे वाले की वजह से है, x माइनस 5 जो है ये जो 0 दे रहा है इसकी वजह से ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। अगर हम नीचे वाले को रिमूव कर दें, x माइनस 5 अगर कट जाए तो मज़ा आ जाएगा, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या किए, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला सोचें। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, इस तरह से। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। क्या लिखेंगे, और लिमिट तब तक लिखेंगे जब तक x है तब तक लिमिट भी लिखना है हमें। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये वाला टर्म x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बच रहा है, x प्लस 5। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को रख के देखेंगे। तो जैसे ही x की जगह 5 रखे तो 5 प्लस 5 10, और 10 कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू आ गया 10। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ पे निकालना है, एट x इज इक्वल टू 5 पे, एट x इक्वल टू 5 पे। तो x इज इक्वल टू 5 पे एफ एक्स का वैल्यू डायरेक्ट 10 दिया हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10। चूँकि ये दोनों बराबर है, लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर है, तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो बस यहाँ पे लिख देना है कि हेयर लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 10, हेंस एफ एक्स इज अ continuous function at x is equal to 5। तो ये बात होता है प्रूफ। तो अब हम देखते हैं ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n, वेयर n बिलोंग्स टू i फॉर इंटीजर। यानी n क्या है, कोई इंटीजर है, जो x इज इक्वल टू n है वो क्या है, इंटीजर है, इंटीजर। तो हमें क्या करना है कि हमें ये प्रूफ करना है कि सो दैट हमें ये प्रूफ करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कहाँ पे, इंटीजर पे, x इक्वल टू n, कोई इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आप लोग को पता होना चाहिए, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये सभी क्या है, इंटीजर्स है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में। सिर्फ पॉइंट में नहीं होना चाहिए और डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की। तो इसको हमें प्रूफ करना है कि एक्स इक्वल टू एन पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो हमें निकालना पड़ेगा LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यहाँ सिंपल वाले फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, LHL भी निकालेंगे, RHL भी निकालेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आखिर वर्क कैसे करता है। थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं कि बचपन में हम लोग पढ़े थे, यानी क्लास 11th में, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या करता है, इंटीजर देता है, क्या करता है, ये
इंटीजर देता है, कोई भी इंटीजर ये देगा। तो इसका मतलब इस डब्बे के अंदर अगर कोई इंटीजर लिखा हुआ है तो वही आंसर आता है, और अगर इंटीजर नहीं है तो उस इंटीजर जो अगर यहाँ पे इंटीजर नहीं होगा तो उससे पहले का, उससे जस्ट पहले का जो इंटीजर होगा वो देता है। जैसे मान लो कि हम ये बोल दें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो ये 2 अपने आप में एक इंटीजर है तो इसका आंसर आ जाएगा 2। लेकिन हम लोग बात करें 2.1 की, तो क्या 2.1 इंटीजर है? नहीं है। तो 2.1 अगर इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट पहले का इंटीजर कौन होगा? 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। जैसे हम बात करें 2.3, तो 2.3 अपने आप में इंटीजर नहीं है तो इससे जस्ट पहले का इंटीजर कौन होगा? 2, तो ये 2 देगा। और अगर हम इस तरह से बात करें कि -1.2 भी इंटीजर नहीं है तो -1.2 से पहले का इंटीजर कौन होगा? -2। अब ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो बताते हैं कि ये नंबर लाइन है, ये रहा 0, ये रहा -1, ये रहा -2। तो -1.5 कहाँ पे आएगा? -1.5 लगभग यहाँ पे आएगा, -1.5 यहाँ पे आएगा। तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसके पहले कौन होगा? राइट साइड या लेफ्ट साइड? तो ये होता है उसके पहले, तो इसके पहले का इंटीजर कौन हुआ? -2, तो यह है -2। तो इस तरह से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वर्क करता है। तो फिलहाल हम लोग कहाँ देखेंगे? x = n पे बात करेंगे, यानी n अपने आप में इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी ने पूछा यहाँ पे अगर हमें ज़रूरत हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर n कितना हो जाएगा? क्योंकि n क्या है? n इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। और अगर हम लोग n में कुछ जोड़ दें, बहुत ही स्मॉल अमाउंट का कुछ जोड़ दें, जैसे मान लो कि h जोड़ दें, और h क्या बहुत ही छोटा वैल्यू है, बहुत ही छोटा नंबर 0.00 कुछ है, तो n में बहुत ही छोटा वैल्यू रखेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? तो चूंकि n + h करने पर वो इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट पहला का इंटीजर कौन होगा? n हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें n - h की, तो अब देखो n में से h, यानी n में से h को घटा दिया गया है, यानी कि जरूर ये वैल्यू n से थोड़ा सा छोटा हो चुका है, तो और ये इंटीजर भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इससे पहले का इंटीजर कौन होगा? n से पहले का जो इंटीजर क्या होगा? n - 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा n - 1। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, और ये सब आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है कि f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x, हमें LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है। तो बात कर लेते हैं पहले LHL पे। तो LHL कैसे निकालते हैं? LHL निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा क्या? लिमिट x टेंड्स टू n, क्योंकि n पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। तो n क्या प्लस या माइनस? तो LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो क्या होगा? n माइनस, और यहाँ पे क्या रखेंगे? fx। अब fx से ये क्या रख देंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब हम लोग n-1 आ चुका है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि h की ओर ले जाएंगे। जैसे लिमिट में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे n माइनस का मतलब क्या है कि n - h, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x टेंड्स टू n माइनस है। n माइनस मतलब n से जस्ट छोटा वैल्यूज है, तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं n - h वेयर h टेंडिंग टू 0, हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं? n - h लिख देते हैं, h और h टेंडिंग टू 0 कर देंगे, लिमिट को कर देंगे h टेंडिंग टू 0, और जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे? n - h। क्या रख देंगे? x की जगह n - h और h टेंड्स टू 0। ये इस तरह का काम आप लोग लिमिट में कर चुके हैं क्लास 11th में। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इसका लिमिट निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे? n - h। तो n-h ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, तो हम लोग ये सोचेंगे क्या ये इंटीजर है? तो n-h इंटीजर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि n तो इंटीजर है, लेकिन उसमें से घटा दिया गया है बहुत ही छोटा अमाउंट, h टेंडिंग टू 0। h टेंडिंग टू 0 का मतलब होता है 0.00000 जितना बोल सको, लास्ट में 1 समझो ऐसा। तो n में से, इंटीजर में से बहुत ही स्मॉल अमाउंट हम लोग हटा देंगे तो ये इंटीजर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले का इंटीजर कौन रहेगा? इससे पहले का इंटीजर रहा होगा n-1। तो ये हुआ इसका LHL। अब हम लोग बात करते हैं RHL की। तो RHL पर हम लोग क्या देखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू n+, और यहाँ पर लिखेंगे fx = फिर यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू n+ और ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सेम काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे कि
n प्लस का मतलब क्या हुआ, n प्लस एच, तो यहाँ पे लिख देंगे और h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, और जहाँ पे x वहाँ पे क्या रखेंगे n प्लस एच। तो n प्लस एच अपने आप में इंटीजर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोचेंगे इससे पहले का इंटीजर कौन होगा, तो ये n प्लस एच है, तो इससे पहले का इंटीजर क्या आएगा, n आएगा, n इस तरह से। चलो हम तुम नंबर लाइन से बताते हैं, जैसे मान लो कि अगर n यहाँ पे है, n कोई इंटीजर है, तो n प्लस करेंगे तो n प्लस यहाँ पे आ जाएगा n प्लस एच, और n माइनस एच करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस एच। तो n से पहले का जो इंटीजर होगा वो n माइनस वन होगा, और n के जस्ट बाद वाला इंटीजर होगा वो n प्लस वन होगा। तो n माइनस एच हुआ, तो इसके जस्ट पहले का इंटीजर हुआ n माइनस वन, और अगर n प्लस एच है तो उसके जस्ट पहले का इंटीजर खुद n होगा। ये कहानी है इसकी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यहीं पे बात खत्म हो गया। लेकिन चलो हम फिर भी निकाल देते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, जबकि ज़रूरत नहीं है निकालने की, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आएगा, एट x इक्वल टू एन पे, यानी कि f ऑफ n निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह n रख देंगे, तो n तो अपने आप में इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ही आंसर देता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर है, बट LHL इक्वल नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे RHL LHL जो LHL बराबर नहीं है RHL के, जबकि RHL बराबर है वैल्यू ऑफ द फंक्शन इनके, यानी कि f ऑफ n के बराबर है। LHL RHL बराबर नहीं है, LHL RHL ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन RHL जो है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस इन तीनों में से कोई भी एक बराबर नहीं हुआ तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। हेंस fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस at x is equal to n where n belongs to integer। अब यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो राइट साइड से कॉन्टिन्यूअस है, ये राइट साइड से कॉन्टिन्यूअस हम लोग बोल सकते हैं। राइट हैंड में क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि राइट साइड से ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, fx is right continuous, इसका मतलब राइट कॉन्टिन्यूअस भी एक डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि राइट साइड से जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसको बोलते हैं राइट कॉन्टिन्यूअस, बट राइट कॉन्टिन्यूअस इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू x अपॉन मॉड ऑफ x। ये लेना fx की जगह ये लेना है कब, इफ़ x डज नॉट इज इक्वल टू 0, जब x 0 के इक्वल नहीं है तो fx की जगह हम लोग क्या रखेंगे, x अपॉन मॉड ऑफ x। लेकिन अगर fx 0 है, fx बराबर 0 लेंगे कब, जब x बराबर 0 हो, यानी कि x इज इक्वल टू जब 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू हम लोग 0 यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, मतलब डिस्कशन करना है कि किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा, किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ये सब बात करनी है हमें। तो ऐसे क्वेश्चन पे हमें कोई पॉइंट इंडिकेट नहीं किया हुआ है कि किस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन में हम लोग डाउटफुल पॉइंट उठा लेते हैं कि डाउटफुल पॉइंट पे ही जनरली क्या होता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो डाउटफुल पॉइंट क्या होता है, जो इस तरह से इंडिकेट किया हो रहेगा पॉइंट, वो हमारा जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, डाउटफुल पॉइंट होता है। तो यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट क्या है, 0 है, क्योंकि 0 पे ही फंक्शन ब्रेक हुआ है। तो जरूर जहाँ पे फंक्शन ब्रेक होता है तो वहाँ पे हो सकता है वो कॉन्टिन्यूअस हो या डिसकॉन्टिन्यूअस हो, तो क्यों ना हम उसी पॉइंट पे क्या कर लें, कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। बाकी जो पॉइंट इसमें नहीं है, जो डाउटफुल पॉइंट नहीं है, उस पर क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हम यहाँ पे क्या है कि डाउटफुल पॉइंट क्या है, 0 है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू 0 पे। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, तो ये हमारा डाउटफुल पॉइंट है। तो इस पर हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या उठाए, डाउटफुल पॉइंट उठाए हैं। अब इस पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं।
तो कंटिन्यूटी हम लोग कैसे चेक करते हैं, पहले LHL निकालते हैं, फिर RHL, फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों हम लोग निकालेंगे। अगर ये बराबर आ गया तो कॉन्टिन्यूस होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे चूँकि मॉड x आ गया है तो हमें LHL और RHL वाला फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। नॉर्मल फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हम लोग LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं LHL में हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, किस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, 0 पे, तो 0 माइनस, और fx की जगह क्या रखेंगे, fx की जगह कौन सा फंक्शन रखना पड़ेगा, 0 माइनस का मतलब ये हुआ कि 0 से जस्ट पहले, तो 0 से जस्ट पहले किस में आएगा, ये तो 0 के बराबर है और ये 0 के बराबर नहीं है। तो अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो या तो 0 से छोटा रहा होगा या 0 से बड़ा रहा होगा, यानी कि या तो 0 से जस्ट छोटा या 0 से जस्ट बड़ा। तो इसका मतलब LHL या RHL दोनों के लिए इसी फंक्शन को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट fx की जगह हम लोग क्या रखेंगे, x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस को हम 0 माइनस h भी बोल सकते हैं, 0 माइनस fx की जगह क्या रखेंगे, x अपॉन मॉड ऑफ x। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, इस लिमिट को h की ओर ले जाएंगे। कैसे, 0 माइनस का मतलब 0 माइनस h हो जाएगा और h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, जैसा कि क्लास 11 पर हम लोग करते थे। तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहाँ पे x वहाँ पे क्या रखेंगे, 0 माइनस h, जहाँ भी x वहाँ पे क्या रखेंगे, 0 माइनस h। अब इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 में से h को घटाएंगे तो माइनस h, अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस h का मॉडुलस। अब मॉड के अंदर माइनस h है तो मॉड से जब हटेगा तो क्या आ जाएगा, इसमें माइनस लग जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h अपॉन प्लस h। तो ये क्या हो गया, h और h कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, -1 आएगा। क्या आएगा, -1। अच्छा, तो ये तो हो गया क्या, LHL निकालें। हम RHL की बात कर लेते हैं। RHL में क्या निकालेंगे हम लोग, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 प्लस, और यहाँ क्या लिखेंगे, fx। अब fx की जगह फिर से ही आएगा, क्योंकि 0 प्लस भी इसी में आएगा, ये तो 0 के इक्वल है ना, तो 0 से माइनस या 0 प्लस दोनों इसी में आएगा। तो फंक्शन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन की जगह हम लोग लिखेंगे x अपॉन मॉड ऑफ x, और फिर अब इस कहानी को किस में ले जाएंगे, h की ओर, यानी h टेंडिंग टू 0, और जहाँ पे x वहाँ पे क्या रखेंगे, 0 प्लस h, जहाँ पे x वहाँ पे क्या रखेंगे, 0 प्लस h, अपॉन में 0 प्लस h। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 में h ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, h, और नीचे भी क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ h। अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। मॉडुलस का ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज़ हम लोग बाहर निकाल देते, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। तो ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जब LHL और RHL बराबर नहीं होता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन से दिया, यहीं पे हमारा काम खत्म हो गया। फंक्शन क्या है, x=0 पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन फिर भी हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिख दे रहे हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्या वैल्यू ऑफ द फंक्शन, f ऑफ 0 = x=0 पे कितना आ रहा है, 0, यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 है। तो ये तीनों वैसे भी इक्वल नहीं है, वैसे तो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन हर एक जगह कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर, यानी fx इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x = 0। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है हर जगह, लेकिन सिर्फ x = 0 को छोड़कर। तो ये तो था एक तरीका उसका। इसका दूसरा तरीका इस तरह से भी हो सकता है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, इस तरह से मॉड वगैरह इस तरह से कुछ लगा हो, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ज़्यादा आसान हो जाता है जो इस तरीका बताने जा रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ fx = x अपॉन मॉड ऑफ x, और x डज नॉट = 0, तो ये फंक्शन आएगा, और 0 पे तो 0 है ही, x = 0 पे। तो हम लोग चाहें तो यहीं पे मॉडुलस को हटा सकते हैं, ताकि हम LHL और RHL करने से बच जाएं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। तो हम x अपॉन मॉड ऑफ x को सोचेंगे कि मॉड हटता कैसे है, तो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मॉड के अंदर जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो वो कैसे डिसाइड होगा, तो यहाँ से
अगर सोचो कि ये x 0 के बराबर नहीं है तो ये दो चीज़ें रहा होगा, या तो x 0 से छोटा रहा होगा या तो x 0 से बड़ा रहा होगा, दो ही केस हो सकता है। तो अगर x 0 से छोटा है तो 0 से छोटा कोई भी नंबर क्या होता है, नेगेटिव होता है। x इज लेस देन 0 तो x क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव नंबर अगर मॉडुलस के अंदर हो तो वो जब मॉड से बाहर आएगा तो अलग से एक माइनस लगा के हम इसको बाहर निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 3 पार्ट में इसको ब्रेक करने जा रहे हैं। जब x लेस देन 0 हो, यानी कि जब x लेस देन 0 है तो अब ये क्या बन जाएगा, x अपॉन माइनस x बन जाएगा। यानी कि x क्या है, निगेटिव था, तो मॉड के से जब वो बाहर आएगा तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। और अगर x पॉजिटिव हुआ, अगर x पॉजिटिव है तो यहाँ पे मॉडुलस x अगर मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो एज इट इज़ बाहर आ जाता है, यानी कि बाहर क्या आ जाएगा, x अपॉन x आ जाएगा। और x इज इक्वल टू 0 पर तो ये 0 दिया हुआ है ही। इसको हम लिख सकते हैं, ये कितना लिखा हुआ है, ये -1 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, 1। तो फाइनली हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन गया कि ये हो गया -1, ये हो गया 1 और ये हो गया 0। ये कब आएगा, जब x लेस देन 0 हो। ये कब आएगा, जब x ग्रेटर देन 0। और ये कब आएगा, जब x इज इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि डाउटफुल पॉइंट तो 0 है, तो 0 पे ये क्या है, 0 माइनस है, तो 0 माइनस पे -1 आंसर आ रहा है, यानी कि LHL -1 है और RHL 1 है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 है। तो सब कुछ यहीं से हम लोग देख पा रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से ब्रेक करके भी बना सकते हैं, जो ज़्यादा इजी होता है। हम लोग इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इन द इंटरवल -1 से 2 में। तो यहाँ पे क्या है कि इस फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करना है कि किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा और किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा, और जो भी हमें पॉइंट लेना है वो इसी के बीच का होना चाहिए, -1 से लेकर 2 तक। इसी में हम लोग बात करेंगे, इससे बाहर हम लोग बात नहीं करेंगे, यानी डोमेन पहले ही डिफाइन कर दिया गया कि इसी के बीच में बात करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये जो क्वेश्चन मॉड में है ये मॉड से फ्री हो जाए। तो मॉड से कोई भी क्वेश्चन फ्री तब होता है जब हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लें कि मॉड के अंदर जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ पे जो मॉड के अंदर x है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये डिसाइड करेगा ये इंटरवल। तो ये अलग अलग इंटरवल पे कभी पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव होगा। तो हमें यही चेक करना है किस इंटरवल पे ये पॉजिटिव, किस इंटरवल पे निगेटिव। ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मॉड से फ्री कर सकते हैं। और जैसे ही क्वेश्चन मॉड से फ्री हो जाएगा तो अब ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मॉड से फ्री करते हैं। तो उसके लिए पहले हम इसको देख लेते हैं कि -1 से 2 में अगर हम बात करें तो -1 से 2 में x कब तक निगेटिव आएगा, जब तक ये -1 से 0 का वैल्यू लेंगे x का तब तक x क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्योंकि ये जो अगर हम नंबर लाइन पे इस नंबर को हम दिखाएं तो इसमें बोला गया है कि 0 तो यहाँ पर रहेगा, -1 यहाँ पर रहेगा, 1 यहाँ पर रहेगा और 2 यहाँ पर रहेगा। तो -1 से 0 जो भी यहाँ पे नंबर आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव नंबर आएगा। इसके बीच में अगर निगेटिव नंबर है यानी कि x क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे ये x क्या है, इसके बीच का कोई भी यहाँ पे नंबर रखेंगे तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा तो ये मॉड से जब बाहर निकालेंगे तो अलग से एक माइनस लगाना पड़ेगा। और अगर हम -1 से 0 के बीच का नंबर हम यहाँ पर रखें तो ये भी निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव माइनस निगेटिव ओवरऑल निगेटिव। तो इसको भी जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो अलग से माइनस लगाना पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम इस इंटरवल पे बात करें, 0 से 1 पे बात करें, तो 0 से 1 में क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर को हम यहाँ पे रखेंगे तो ये मॉड के अंदर एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो मॉड से ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, जैसा है वैसा ही बाहर आएगा, कोई साइन नहीं देना है। और अगर हम 0 से 1 में यहाँ पर रखें वैल्यू, 0 से 1 के बीच का वैल्यू हम यहाँ पर रखें तो हम लोग 1 से जस्ट छोटा वैल्यू जब तक यहाँ पर रखेंगे तब तक क्या आएगा, जैसे मान लो कि 0.5 रख दे तो 0.5 - 1 निगेटिव आएगा। यानी इसके बीच का अगर हम नंबर यहाँ पर रखते हैं तो ये निगेटिव देगा। ये दे रहा था पॉजिटिव लेकिन ये दे रहा था निगेटिव, तो इसको तो हम एज इट इज बाहर निकालेंगे। लेकिन जब इसको बाहर निकालेंगे तो इसको अलग से माइनस लगा कर बाहर निकालेंगे। कब, जब x का इंटरवल 0-1 के बीच होगा तब। और अगर हम 1 से 2 की बात करें तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये x एज इट इज़ फ्री हो जाएगा। इसके बीच में नंबर रखेंगे हम लोग तो ये पॉजिटिव आएगा, ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। और हम लोग 1 से 2 के बीच का नंबर यहाँ पर रखेंगे तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि दोनों एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। किस इंटरवल के लिए, x का इंटरवल जब 1 से 2 होगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि if
एक्स का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं -1 से 0, -1 से 0 में। तो -1 से 0 में क्या होगा, ये जो एफ एक्स है ये क्या देगा, -1 से 0 में ये दे रहा था निगेटिव, तो निगेटिव है तो ये मॉडुलस से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा -x, और प्लस ये भी था निगेटिव, तो यहाँ पे इसको भी मॉड से जब बाहर निकालेंगे तो अलग से क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो इस प्लस को हटा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं माइनस, और चूंकि ये 2 टर्म आ रहा है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखना चाहिए। तो ये आ गया, इसका मॉड से बाहर आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा -x, तो -2x, और ये माइनस माइनस प्लस यानी +1 आ जाएगा। यानी कि x के इस इंटरवल के लिए fx इतना आएगा। और अगर हम लोग बात कर ले f 0 से 1 की बात करें कि x का वैल्यू अगर हम लोग 0 से लेकर 1 से पहले की बात करें तो हम लोग क्या देखेंगे, जो fx है वो कितना आएगा। तो ये एक पॉजिटिव नंबर था, इसको यहाँ पर रखे थे तो पॉजिटिव आ रहा था, तो पॉजिटिव आ रहा था तो मॉड से ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा तो x हो जाएगा और प्लस। लेकिन ये आ रहा था निगेटिव, 0 से 1 के बीच का, जैसे मान लो 0.5 रखेंगे तो ये निगेटिव आ रहा था, तो निगेटिव आ रहा था, इसको जब बाहर निकालेंगे तो हम लोग क्या लगा देंगे अलग से एक माइनस, और चूँकि 2 टर्म है तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा x माइनस एक्स, ये कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस +1 यानी कि ओवरऑल आ जाएगा +1, यानी fx आएगा 1 इस इंटरवल पे 0 से 1, 0 से लेकर 1 से जस्ट पहले की। और अगर हम बात करते हैं if 1 से 2 की बात कर लें कि x का वैल्यू जब 1 से लेकर के और 2 तक हो, 1 से लेकर 2 तक, ये 2 तक रुका हुआ है, तो इसमें क्या देखते हैं कि इस इंटरवल पे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x और प्लस बाहर आ जाएगा x माइनस 1, कितना आ जाएगा 2x माइनस 1। तो ये fx बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को कि fx जो है वो 3 चीज़ें दे सकता है, क्या क्या, ये एक वैल्यू 1 2 3 वैल्यूज आया है, एक आया है -2x + 1, और एक है 1, और एक है 2x - 1, ये 3 चीज़ें देगा। तो ये कब देगा, जब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से और 0 में, और ये वैल्यू कब मिलेगा, जब x का वैल्यू 0 से 1 में 1 आएगा, और 2x - 1 ये कब आएगा, जब x का वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक। तो ये हो गया हमारा fx बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो जाके। अब हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी के लिए डिस्कशन करेंगे। तो कंटिन्यूटी डिस्कशन करने के लिए हमें यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट इंडिकेट तो नहीं किया गया है कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में डाउटफुल पॉइंट को उठाते हैं कि कौन सा डाउटफुल पॉइंट है जिस पे ये डिसकंटिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो डाउटफुल पॉइंट जनरली हमारा कॉर्नर वाला पॉइंट होता है, यानी कि जहाँ पे ब्रेक हो रहा था वो वाला पॉइंट होता है डाउटफुल पॉइंट। जैसे डाउटफुल पॉइंट यहाँ पे -1 है, 0 है, 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया, यानी कि -1 0 1 एंड 2। तो ये जो 4 पॉइंट है -1 0 1 और 2, ये 4 पॉइंट ये क्या है हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट है। तो हम लोग इन्हीं चारों पॉइंट पे अलग अलग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं और चेक करते हैं। पहले कंटिन्यूटी हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे, -1 पे। तो आइए चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि डाउटफुल पॉइंट हमारे लिए कौन कौन सा हो गया। इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं कि डाउटफुल पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, -1 0 1 एंड 2। तो ये जो हमारा 4 पॉइंट है ये हमारा डाउटफुल पॉइंट है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एट x = -1। तो कंटिन्यूटी एट x = -1, तो -1 पे कंटिन्यूटी हम लोग चेक करने जा रहे हैं। तो -1 पे हमें कंटिन्यूटी, किसी भी पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना हो तो हम लोग पहले ये सोचते हैं कि LHL निकालना होगा, RHL निकालना होगा और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना होगा। अगर LHL RHL निकालने की ज़रूरत है तो निकालेंगे, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि -1 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर हम लोग LHL या RHL निकालेंगे तो पहले देख लेते हैं कि ये आखिर क्या रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि x जो है वो बड़ा है -1 से, x बड़ा है -1 से और -1 के बराबर है, यानी कि जो x का वैल्यू होगा, अगर हम -1 यहाँ पर रखें तो -1 से x का वैल्यू बड़ा है, यानी बड़ा इससे बड़ा इधर होगा और बराबर है, यानी x का वैल्यू -1 से बड़ा और बराबर है।
तो इसका मतलब ये तो बाउंड्री पॉइंट हो गया, -1 तो एक बाउंड्री पॉइंट हो गया जिसमें लेफ्ट साइड लेफ्ट LHL है ही नहीं, लेफ्ट साइड में कुछ है ही नहीं, -1 से जस्ट पहले कोई ग्राफ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -1 है वो लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट है। और अगर ये लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट है तो हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन और RHL ही चेक करेंगे, सिर्फ दो चीज़ें चेक करेंगे, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं, तो RHL लें या वैल्यू ऑफ द फंक्शन लें, दोनों केस में यही फंक्शन उठेगा। तो हम पहले RHL निकाल लेते हैं, RHL क्यों, क्योंकि ये क्या है, लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट, लिख लेते हैं लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट, ये लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट है। तो हम क्या निकालेंगे, RHL निकाल लेते हैं। तो RHL कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू किस पे निकाल रहे हैं, -1 पे, तो -1 प्लस, चूँकि RHL है तो प्लस लेंगे, और चूँकि -1 से बड़ा इसमें आएगा, -1 प्लस का मतलब होता है -1 से बड़ा, वो इसमें आएगा, तो हम लोग फंक्शन की जगह क्या रखेंगे, -2x + 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, x की जगह क्या रख देंगे, -1 रख देंगे, -1 तो कितना आ जाएगा, -2 × -1 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3। तो RHL आ गया हमारा 3। चूँकि हम यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट इसलिए रख पाए चूँकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा था। अब अगर हम बात करें कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें, एट x = -1, यानी x = b यही दे रहा है, तो हम क्या रखेंगे, जहाँ पे x वहाँ पे क्या रख देंगे, -1 रख देंगे, यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो ऐसे लिखते हैं। तो जहाँ पे भी x वहाँ पे क्या रखेंगे, -1 रख देंगे, +1, तो कितना आ जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन दोनों सेम आ रहा है। अगर ये सेम आ रहा है तो 100% ये जो फंक्शन fx है -1 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = -1। तो ये डाउटफुल पॉइंट क्लियर हो गया कि -1 पे क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब हम बात करते हैं 0 पे। तो 0 पे हम लोग क्या करेंगे, 0 पे ये रहा, तो ये क्या देगा, x जो है 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा मतलब LHL हो गया, यानी LHL हम लोग निकाल सकते हैं। 0 से बड़ा ये रहा, x क्या है 0 से बड़ा है, तो RHL भी निकाल सकते हैं। x जो है बराबर है 0 के, यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकाल सकते हैं। तो 0 पे अगर हम लोग बात करें कंटिन्यूटी एट x = 0 पे, तो 0 के लिए हम इसको मिटा देते हैं, हम लोग 0 पे देखने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी एट x = 0। तो x = 0 कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं है, वो क्या है, इंटरमीडिएट पॉइंट है, यानी बीच का पॉइंट है। जो बाउंड्री हमें डिफाइन किया गया था उसके बीच का पॉइंट है कौन, 0, क्योंकि 0 क्या है, इंटरमीडिएट पॉइंट है, -1 और 2 के बीच का पॉइंट है 0, इंटरमीडिएट पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें LHL भी निकालना पड़ेगा, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो हम चलिए LHL निकालते हैं। LHL में क्या निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, और 0 माइनस का मतलब 0 से जस्ट छोटा, तो 0 से जस्ट छोटा ये रहा, 0 से जस्ट छोटा ये रहा, 0 से जस्ट छोटा, x इज लेस देन 0, तो फंक्शन के लिए क्या रखेंगे, -2x + 1। अब हम लोग लिमिट का वैल्यू रख देंगे 0, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे 0। अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आता तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0 रखें तो -2 × 0 0 0 + 1 1, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। LHL हो गया। RHL की बात कर लेते हैं। तो RHL में क्या होगा, पहले हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो x का वैल्यू 0 से बड़ा ये दे रहा है, उस पर क्या है, फंक्शन का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अब हम लोग वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ पे, एट x = 0 पे, तो x = 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, 1 है, डायरेक्ट दिख रहा है, x = 0 पे फंक्शन का वैल्यू 1 है, तो ये तीनों क्या है, इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0 पे, तो x = 0 पे भी ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं 1 पे। तो 1 पे हम लोग बात करते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं हम लोग फिलहाल। x = 1 पे, तो एट x = 1 पे देख लेते हैं। तो 1 पे हम लोग क्या देखते हैं, ये रहा 1 से छोटा ये
और 1 से बड़ा ये और 1 के बराबर भी, यानी कि ये LHL देगा, ये RHL देगा और वैल्यू ऑफ द फंक्शन देगा। तो यहाँ पे हम लोग LHL की बात कर लें तो LHL में क्या आएगा, LHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, तो 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा के लिए f(x) का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये रहा 1, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1। और अगर हम RHL की बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा है, x का वैल्यू 1 से बड़ा है, उसमें f(x) की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, तो x की जगह क्या रख देंगे 1, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1। और हम लोग वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1 पे, तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 1 पे कितना आ जाएगा f ऑफ 1, तो यानी कि x इज इक्वल टू 1 ये है, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1। तो तीनों पे क्या देखना है कि ये जो तीनों LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग पॉइंट 2 पे भी बात कर सकते हैं, कंटिन्यूटी एट पॉइंट 2, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 पे बात कर लेते हैं। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 पे, तो अगर हम 2 पे बात करें तो 2 हमारा बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 से जस्ट पहले x क्या है, 2 से छोटा है, x इज लेस इक्वल टू, यानी x का जो वैल्यू वो 2 से छोटा है, 2 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 2 से ज़्यादा पे हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते, यानी कि RHL हम लोग नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये राइट एंड बाउंड्री पॉइंट है, राइट साइड से ये बाउंड्री पॉइंट है, तो हम लोग ये निकालें 2, तो ये क्या है, राइट बाउंड्री पॉइंट, राइट एंड बाउंड्री पॉइंट है, ये राइट एंड बाउंड्री पॉइंट है। तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे हम लोग RHL नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि डोमेन में है ही नहीं। लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस मतलब 2 से जस्ट छोटा, x का वैल्यू 2 से छोटा है, तो ये आएगा 2x माइनस 1, तो वैल्यू रख देंगे, यानी 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 3 आ जाएगा। अब हम लोग वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और अगर हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें तो x इज इक्वल टू 2 पे भी इसी फंक्शन को यूज करेंगे, ऐड कहाँ पे, x इज इक्वल टू 2 पे, तो कितना आ जाएगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 3 आ जाएगा। चूँकि ये दोनों बराबर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो बोलेंगे fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो हम लोग ओवरऑल क्या देखें कि फंक्शन जो है -1 से 2 में क्या है, कॉन्टिन्यूअस ओवरऑल। चूँकि हम लोग चेक किए थे -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, इन चारों पे अलग अलग पॉइंट पे हम चेक किए, तो चारों पे क्या आया, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ओवरऑल इस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम लोग अगले क्लास में कुछ एक आध थ्योरी और रह गया वो करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो हमारा थ्योरी हो जाएगा क्लियर। तो आप लोग अब क्या करेंगे कि जो अभी आपके पास बुक है उससे आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और अभी इसमें 2-3 थ्योरी रह गया है तो वो हम लोग अगले क्लास में कर लेते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।